नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश 25 मई 2021 को मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता जो है लागू कर दिया गया है। यह आचार संहिता जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 की उपधारा 2 की खंड य और खंड य च के द्वारा जो है शक्ति प्रदान करती है। इसके अंतर्गत व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यथास्थिति अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति और उपभोक्ता करार को प्रकाशित करेंगे। मध्यवर्ती अपने उपयोगकर्ता को ये बताएंगे कि वो ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, रूपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, भंडारित और अपलोड नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति के संबंध रखती हो, जिसके प्रति उपभोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं होगा, अपमानजनक हो, अश्लील हो, कामोत्तेजक हो, बाल यौन शोषण संबंधित हो, किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करती हो, निंदाकारी हो इत्यादि। बालक 18 वर्ष से कम के लिए हानिकारक हो। मध्यवर्ती को अपने शिकायत अधिकारी का नाम, संपर्क ब्यौरा के साथ उसका पूरे तंत्र का प्रकाशन अपने वेबसाइट पर करना होगा, जिसके जरिए किसी शिकायत का निवारण किया जाएगा। शिकायत अधिकारी जो है 24 घंटे के अंदर जो है मामले को और प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जो है इसका निपटारा करेगा। मध्यवर्ती मुख्य अनुपालन की नियुक्ति करेगा और उसके अंतर्गत जो है बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वो मुख्य अनुपालन अधिकारी जो हो उत्तरदायी होगा। आचार संहिता डिजिटल मीडिया के लिए उक्त नियमों, विनियमों और करार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी करती है, जैसे कि इसके अनुसार प्रबंधन के संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय संरचना होगी। प्रथम स्तर है प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन। दूसरी स्तर है प्रकाशकों के लिए स्वतः विनियामक नियामकों द्वारा स्वतः नियमन। तृतीय स्तर है केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण कार्यविधि। आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतःवस्तु के बारे में शिकायत करने वाले व्यक्ति शिकायत समाधान क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानवाधिकार किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। इसके अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे। आचार संहिता में केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण कार्यविधि के लिए जो है अंतर विभागीय समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस स्तर पर शिकायत इसी समिति के सुपुर्द की जाएगी और समिति जो है प्रकाशकों को समुचित दिशा निर्देश और परामर्शिका जो है जारी करेगा। आचार संहिता के अनुपालन हेतु प्रकाशकों को आदेश और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए जो है मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो। चुनाव जो है सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वर्ष 1951-52 में देश में प्रथम बार जो है आम चुनाव कराने के साथ साथ ही सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित किए गए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2021 के अप्रैल-मई माह में जो है 4 राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है चुनाव कराए गए हैं। 4 राज्य है और 1 संघ शासित प्रदेश में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव
पश्चिम बंगाल विधानसभा हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल जो है 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए। यह 8 चरणों के चुनाव जो हुए थे ये 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच संपन्न कराई गई थी। कुल 292 विधानसभा के लिए मतगणना जो है 2 मई 2021 को कराई गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुछ 294 सीटें में जो है 213 सीटें जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जीती, 77 सीटें बीजेपी ने जीती और क्रमशः एक सीटें जो है स्वतंत्र उम्मीदवार और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने जीता। 2 विधानसभाओं में क्रमशः जैसे शमशेरगंज और जंगीपुर में जो है विधानसभा प्रत्याशी की मृत्यु के कारण जो है चुनाव संपन्न नहीं कराए गए थे। यानी 294 सीट है यहाँ पे विधानसभा का, लेकिन जो है केवल 292 सीटें पे ये चुनाव लड़ा गया था। और जिसमें से कुल जो है यहाँ देखिए कि इसमें 213 सीटें जो अकेले भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जीता और 77 बीजेपी ने। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीता, कुल 47.9% इसका रहा प्रतिशत मत। बीजेपी ने 77 सीटें जीता, इसका प्रतिशत रहा 38.1%। 2 मई 2021 को हुई मतगणना के अनुसार अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कुल पड़े मतों का 47.94% और भारतीय जनता पार्टी को 38.13% मत प्राप्त हुए थे। सीटों के साथ प्राप्त मतों के प्रकाश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रही। वर्ष 1962 के बाद यह प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि ममता बनर्जी जो है वो स्वयं नंदीग्राम विधानसभा से सीट हार गई थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए जो है चुनाव संपन्न कराए गए थे 6 अप्रैल 2021 को। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटों में से 133 सीटें जो है डीएमके ने जीता, 66 सीटें जो है एएमआईडीएमके ने जीता, 18 सीटें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 4 सीटें जो है बीजेपी ने जीता है। यहाँ देखिए द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने जो है 234 में से 133 सीट जीता, इसका वोट प्रतिशत रहा 37.60%। इसके बाद एएमआईडीएमके जो है इसने 66 सीटें जीता, इसका वोट परसेंट था 33.3%। और राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 18 सीटें जीती, इसका परसेंट रहा 4.17%। और आप देख सकते हैं अन्य सारे जो है तो 7 मई 2021 को डीएमके नेता एमके स्टालिन ने जो है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में सत्ता की बागडोर पिछले 10 वर्षों से जो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कजिंगम के हाथ में थी, यानी एएमडीएमके के हाथ में थी 10 वर्षों तक शासन। अब ये है डीएमके के हाथ में। ये है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन। केरल विधानसभा चुनाव। केरल में जो है टोटल 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराया गया था। 140 विधानसभा सीटों में जो है 71 सीटों की बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने केरल विधानसभा में
99 सीटें जीतने में कामयाबी पाई है, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा केवल 41 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। 20 मई 2021 को पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। केरल के गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जो है लगातार 2 कार्यकाल के लिए जो है प्रधानमंत्री पद जो है हासिल किया है। केरल में टोटल 140 के लिए जो है वोट विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो है 17 सीटें मिला था। इसका वोट परसेंट रहा 7.57%। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिला, मार्क्सवादी को 62 सीटें, ये इसका वोट परसेंट था 25.4%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला है 21 सीटें, इसका वोट परसेंट है 25.12। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को इसमें मिला है 15 सीटें, इसका वोट परसेंट है 8.17%। अन्य से देख सकते हैं, आपको देखना होगा तो। अब बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव की। तो असम में जो है 126 विधानसभा सीटों के लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 चरणों में इसका चुनाव कराया गया। इसका चुनाव जो है 27 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक कराए गए थे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 75 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन को केवल 50 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राजगोपाल जगदीश मुखी ने हेमंत विश्व शर्मा को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव। पुडुचेरी में जो है 6 अप्रैल को एक चरण में चुनाव संपन्न कराए गए थे। राज्य विधान चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटों प्राप्त हो गई है। बीजेपी ने राज्य विधानसभा की 30 सीटों में से 6 सीटें और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया है। 7 मई 2021 को एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तापविद्युत संयंत्र में बायोगैस के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 30 से 40 मैट्रिक टन धान की भूसी उपयुक्त रह जाती है, उसे जला दिया जाता है, यानी गलत तरीके से उसका प्रबंधन कर दिया जाता है। यदि इस अवशेष को कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र में कोयले के साथ मिश्रित कर इसका अगर दहन किया जाए तो प्रति वर्ष जो है 45,000 मैट्रिक यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोगैस के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस राष्ट्रीय मिशन की कुल अवधि जो न्यूनतम 5 वर्ष होगी। इस मिशन के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे कि इस मिशन के तहत है तापीय ऊर्जा संयंत्र से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना है। बायोमास प्लांट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना और विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुलभ बनाना है। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना है। इस मिशन के तहत जो है विद्युत मंत्रालय के
सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की कल्पना की गई है। इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। कौन कौन? तो इसमें शामिल होंगे आप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित हितधारक। बायोमास को फायरिंग। किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे अन्य ईंधन के साथ बायोमास पदार्थ के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहा जाता है। UNFCCI ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दिया है। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। राज्य सरकार जैव विविधता महत्व के क्षेत्र को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता स्थल घोषित करता है। 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अंबोली को। सावंतवाड़ी तहसील यानी कि सिंधुदुर्ग जिला में अवस्थित है। ये सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एक मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। सिस्टूरा हिरण्यकेशु जो है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली सिस्टूरा नामक मछली का एक दुर्लभ उप प्रजाति है। इस मछली का नाम जो है अंबोली गांव से निकलकर बहने वाली अंबोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती मंदिर के लिए ही जाना जाता है। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली मछली इस दुर्लभ प्रजाति के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र में यह 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग जिले में मरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता स्थल घोषित किया है। सुजल नल से पेयजल मिशन। 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन की शुरुआत की है। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां के लोगों को सीधा नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल प्राप्त हो सकेंगे। भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह अपने टाइप का पहला ऐसा स्कीम है। यह सुविधा विश्व स्तरीय शहरों जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर आदि में ही अभी तक उपलब्ध है और भारत में केवल यह पूरी उड़ीसा में ही लाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 2022 को 75 सप्ताह पहले ही 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से
आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया है। डेट कितना है? 12 मार्च 2021 से, यानी आप इसे याद करने के लिए दांडी यात्रा से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसकी शुरुआत भी साबरमती आश्रम से की गई है। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। कुल 75 सप्ताह तक चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में नीतियां और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति की गठन की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य निम्न है। इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम को इतिहास के पन्ने में दबे पड़े हैं आंग सांग हीरोज को सामने लाना है। 1857 से लेकर 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों और युवा पीढ़ी को देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शन करना है तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए जिन्हें निम्न 5 स्तंभ घोषित किए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, तीसरा है 75 वर्ष पर उपलब्धियां, चौथा है 75 वर्ष पर कार्य और पांचवा है 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षण के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर को लॉन्च किया है। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। युवा योजना इंडिया इंडिया @75 परियोजना यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक अंग है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष के नाम से सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सभी बच्चे 2 वर्ष की आयु तक के एवं गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना था। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल संचालन किया गया। 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर MII मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 पोर्टल और इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों की 2 दौरे में संचालित किया गया है। IMI 3.0 को 29 राज्य एवं संशासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिले शहरी क्षेत्रों में संचालित किया गया है। इस योजना में मुख्यतः ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए हैं।
इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले अभ्यर्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया है। इस मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चमोली त्रासदी। 7 फरवरी 2021 को चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा और ऋषि गंगा में आई बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मची है। बाढ़ के फलस्वरूप तपोवन विष्णुगढ़, जिसका ऊर्जा क्षमता 520 मेगावाट है, एवं ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना, जिसका क्षमता 13.2 मेगावाट सर्वाधिक प्रभावित हुई है। ये दोनों तपोवन विष्णुगढ़ और ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना। ऋषि गंगा नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आपदा का मूल्य करीब 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित हैंगिंग ग्लेशियर था। इसके टूटने से भूस्खलन हुआ और एक कृत्रिम अस्थायी बांध बन गया है, जो आगे होने वाली तबाही का कारण बना है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लेशियर एक अपक्षीय माइका चट्टान के ऊपर स्थित था। तापमान में अस्थिरता से इसकी दरारों में पानी और बर्फ का आपस में रूपांतरण होने से चट्टानें अत्यधिक भंगुर हो गई और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्लेशियर टूट गया था। चमोली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगस्त 2021 में चमोली जिले के माना गांव में भारत का सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन चमोली जिले में किया गया है। हर्बल पार्क को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत इसे विकसित किया गया है। यह लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा पर स्थित है। माना चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। रतले पनबिजली परियोजना। 20 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता वाली रतले पनबिजली परियोजना का 5288.94 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसे मंजूरी दिया है। यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाव नदी पर स्थित है। किश्तवाड़ नदी के चिनाव नदी पे रतले पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रतले परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी के साथ इसे संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें NHPC और JKSPDC की इक्विटी की हिस्सेदारी 51% और 49% है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल में नवाचार का केंद्रीय स्थान है। नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन स्कूल से लेकर उद्योग के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहन करती है। नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था। 20 फरवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का द्वितीय संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी के रूप में शामिल कर रहा है। इस सूचकांक को निम्न 2 मुख्य शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। एक है
इनेबल्स। इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबल्स के माध्यम से मापा जाता है। दूसरा है प्रदर्शक। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधित गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया। इस सूचकांक में भारत के 36 राज्य और संघशासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किया गया, जहां 0 सबसे खराब स्थिति को प्रदर्शित करता है, जहां वहीं 100 नवाचार के संदर्भ सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करता है। तो देख लेते हैं इसमें। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं। कर्नाटक, इसका स्कोर है 42.50। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, इसका स्कोर 38.03। तमिलनाडु है थर्ड, इसका स्कोर है 37.91। फोर्थ स्थान पे है तेलंगाना, इसका स्कोर है 33.23। 5 स्थान पे है केरल, इसका स्कोर है 30.58। इनेबल्स घटक के संदर्भ में शीर्ष बड़े राज्य हैं। पहला स्थान है केरल, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है कर्नाटक, फोर्थ पे है महाराष्ट्र और 5 पे है आंध्र प्रदेश। प्रदर्शक घटक के संदर्भ में 5 राज्य हैं। पहले नंबर पे है कर्नाटक, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है तमिलनाडु, फोर्थ पे है तेलंगाना और 5 पे है उत्तर प्रदेश। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान, इसका स्कोर है 22.85 प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले कई वर्षों में 7वें स्थान इसे प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इनेबल्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रदर्शक घटक के संदर्भ में यह 5वें स्थान पर रहा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण जो है नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पे किया गया है। इसके प्रमुख मूर्तिकार थे मूर्तिकार श्री राम वी सुतार। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नए रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने दाभोई चंदोड़ ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज लाइन सहित अन्य परियोजना का भी उद्घाटन किया है। ये 8 ट्रेनें हैं। पहला है महामना एक्सप्रेस, दूसरा है दादर केवड़िया एक्सप्रेस, तीसरा है जनशताब्दी एक्सप्रेस, चौथा है निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति, केवड़िया रीवा एक्सप्रेस, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, मेमू ट्रेन। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है। इन ट्रेनों को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना है। न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित करने की घोषणा की गई थी। हालांकि नीति के क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसके समीक्षा हेतु नवंबर 2021 में एक विशेष समिति का गठन किया गया।
विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति का मसौदा जो है सार्वजनिक किया गया है। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को स्वीकृत किया है। मार्च 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने और उसे अधिसूचित करने का दिशा निर्देश दिया था। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार दुर्लभ रोगों को निम्न 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला समूह है एक बार उपचार की आवश्यकता वाले रोग। समूह 2 है दीर्घकालीन और आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार। समूह 3 है ऐसे रोग जिसके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इसके उपचार की लागत बहुत अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत जो है सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के से पीड़ित लोगों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को दिया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीय अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र है। इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना है जिसके तहत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉरपोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय का गठन किया जाएगा। यह रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए आइम्स दिल्ली जो है नोडल अस्पताल होगा। दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्टता केंद्र अधिसूचित करेगा। इन उत्कृष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास परीक्षण उपचार प्रत्येक हेतु अधिकतम 5 करोड़ तक का एक मुफ्त अनुदान दिया जाएगा। दुर्लभ रोग हेतु चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम का जो है गठन किया जाएगा। इसका संचालन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जाएगा जिसमें ICMR एक सदस्य होगा। दुर्लभ रोग की कोई सार्वभौमिक मानक परिभाषा नहीं होती है। WHO के अनुसार दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्बल करने वाली एक ऐसी बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है। विभिन्न देशों में दुर्लभ लोगों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न पैमाने हैं जिसे हम निम्न चार्ट पर देख सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका के हिसाब से है प्रति 10,000 जनसंख्या पर अमेरिका में है 6.4, यूरोप में 5, कनाडा में है 5, जापान में 40, दक्षिण कोरिया में 40। भारत में व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अस्पताल आधारित दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ तब कहा जाता है जब वह प्रति 250 जनसंख्या में से एक हो या उससे भी कम को प्रभावित करता हो। भारत में अब तक लगभग 7,000 से 8,000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई है
जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संख्या दी गई है। इनमें प्रमुख है जैसे पेम्पे डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, थैलेमिया, बुलमैन डिजीज आदि। प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का जो है आयोजन किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग का आयोजन है 29 फरवरी 2018 को किया गया था। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद जो है 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दूसरा संस्करण की शुरुआत की गई थी। इसके तहत वर्ष 2020 तक कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद जो है हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड संस्करण जो है यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में इसे लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री 3.0 के तहत जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिला प्राधिकरण की अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। राज्य कौशल विकास मिशनों के निर्देशन में जिला कौशल समितियां कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य है 2020-21 के दौरान 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय से जो है लगभग 8 लाख युवाओं को कौशल विकास दिया जाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड वर्जन इस योजना के निम्नलिखित 2 घटक है। पहला है केंद्रीय घटक, इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है राज्य घटक, इसका क्रियान्वयन राज्य कौशल विकास मिशनों के या राज्य एवं केंद्र। इस योजना के संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र एवं राज्य घटकों के मध्य लगभग क्रमशः 75-25 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यानी 75% व्यय जो होगा केंद्र सरकार द्वारा तथा 25% व्यय जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मैंगलोर कोची प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वर्ष 1987 में भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन है जो हजीरा गुजरात, विजयनगर एमपी तथा जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वर्चुअल रूप के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। कोची मैंगलुरु गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है लगभग 450 किलोमीटर है। इसका निर्माण जो है गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह गैस पाइपलाइन जो है कोची, कोटनाड और कन्नूर, कोची, कोटनाड, कन्नूर तथा मैंगलोर आदि से होकर गुजरती है। यह पाइपलाइन जो है दक्षिण भारत के राज्य क्रमशः केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरकोड जिले से होकर गुजरेगी। कोटनाड पलक्कड़ जिला केरल इस परियोजना का प्रमुख जंक्शन है, जहाँ से यह पाइपलाइन 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा मैंगलुरु तक जाती है जबकि दूसरी शाखा जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर, एरोड, सेलेम, धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिले से होते हुए बेंगलुरु तक जाएगी। रामनाथपुरम तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामनाथपुरम
यानी तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह पाइपलाइन 1445 किलोमीटर एन्नोर, तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागपट्टनम, मदुरई, तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस लाइन की टोटल लंबाई है 143 किलोमीटर। रामनाथपुरम तूतीकोरिन पाइपलाइन की क्षमता जो है 8 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड्स क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 7 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने हल्दिया पश्चिम बंगाल में हल्दिया में डोभी जो कि बिहार में स्थित है और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल प्राकृतिक गैस लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी कुल लंबाई है 348 किलोमीटर। इसकी क्षमता है 8 MMSCMD। यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का अंग है। यह पाइपलाइन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार एवं झारखंड के 10 जिले को लाभान्वित करेगी। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ती है। इसका निर्माण में 11 लाख मानव दिवस के रोजगार का सृजन हुआ है। इसके निर्माण से 11 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 2400 करोड़ रुपए के व्यय के साथ गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाना है। यह परियोजना केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये मॉडल आवासीय परियोजना है जिसके तहत किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। इसके तहत जो है 6 अलग अलग जगह है, अगरतला, रांची, इंदौर, लखनऊ, राजकोट, चेन्नई और तमिलनाडु में मकान बनाए जाएंगे।